बायो सावर्ट नियम कल बता दिया था, ठीक है। अब है बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग, ठीक है, जिसमें पहला है परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण, परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ये कोई आपने परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार ले लिया, इसके जिस पॉइंट जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, ठीक है, और इस पॉइंट पर जिसके इसके किसी डीएल अल्पांश से ये आर दूरी पर है और थीटा एंगल पर है, ठीक है। परिमित लंबाई का ये कोई धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अल्पांश डीएल से आर दूरी पर थीटा एंगल पर कोई बिंदु है पी, जिस पर हमें इस परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस पॉइंट पी से इस धारावाही चालक तार पर एक लंब डाला, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है, जो इससे बनाता है कोण बीटा, ये कोण मान लिया बीटा। अब इसके जो परिमित जो इसके अनंत सिरे है ना, जो चालक तार ये अनंत लंबाई का नहीं है, कोई परिमित लंबाई का है, तो इसके सिरों से इस बिंदु पर बनाए गए कोण है, मान लीजिए बीटा 1 और बीटा 2, ये एंगल है बीटा 1 और ये एंगल है बीटा 2, ठीक है। तो माना परिमित लंबाई के चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके किसी अल्पांश डीएल से आर थीटा स्थिति पर बिंदु P, जिस पर बायो सावर्ट के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ बीटा 1 तथा बीटा 2 क्रमशः बिंदु P से चालक तार पर डाले गए लंब के साथ चालक तार के सिरों द्वारा बनाए गए कोण हैं, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके किसी अल्पांश डीएल से आर थीटा स्थिति पर कोई बिंदु P है, जिस पर हम बायो सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब बीटा 1 व बीटा 2 क्रमशः बिंदु P से चालक तार पर डाले गए लंब के साथ चालक तार के सिरों द्वारा बनाए गए कोण हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला जो अल्पांश है थीटा स्थिति पर है यहाँ से, और ये
R दूरी पर है, पॉइंट P है और ये लंब डाला है। ठीक है, ये लंबाई हमने मान ली कि इस चालक तार की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है। ठीक है, तो यहाँ से, और ये एंगल कितना है, बीटा। ठीक है, ये वाला एंगल बीटा है, ये पूरा एंगल जो इसके अंतिम सिरे से है वो बीटा 2 है, और ऊपर वाला जो एंगल है वो बीटा 1 है। ये एंगल बीटा है। तो यहाँ से मुझे बताइए बीटा इज इक्वल टू, टोटल एंगल कितना होगा, 90 प्लस बीटा प्लस थीटा, 180 होगा ना। ठीक है, 180 होगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं यहाँ से, 180 माइनस 90, 90 माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180। ठीक है, और 90 माइनस, ये 90 इधर जाएगा तो 180 माइनस 90, 90 हो जाएगा, और बीटा जाएगा तो माइनस का बीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस बीटा। ठीक है, और इसमें यदि आप tan बीटा निकालते हैं तो कितना आएगा, tan बीटा, tan बीटा का मतलब हो गया लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा इसमें, ये बीटा निकाल रहे हैं tan बीटा, तो उस केस में ये लंब हो जाएगा और आधार ये होगा। इसको यदि मैं O पॉइंट दे देती हूँ तो लंब कौन सा होगा, ये हो जाएगा, तो आएगा L अपॉन OP, है ना। dv इज इक्वल टू होता है आइडियल साइन थीटा। और cos बीटा कितना आएगा, cos बीटा आधार बटे कर्ण होगा, OP बटे R, है ना। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन 90 माइनस बीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बीटा, और साइन 90 माइनस बीटा कितना होता है, कॉस बीटा। ठीक है, तो बायो सावर्ट नियम से वैसे चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, dv इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस बीटा। ठीक है, और आर की वैल्यू और रखनी है, आर की वैल्यू होगी एक सेकेंड, टेन बीटा की वैल्यू एल बाई आर। अच्छा, इसमें इसको आर डिस्टेंस मान लिया है। ठीक है, तो इसमें एल बाई कैपिटल आर लिख सकती हूँ ओपी को। ठीक है, और इसको ठीक है, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू कितना आएगा, आर बाई कॉस बीटा, और उसको लिख सकती हैं आर सेक बीटा। यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर सॉरी, यदि मैं आर निकालती हूँ तो आर बाई कॉस बीटा, और 1 बाई कॉस बीटा को सेक बीटा। तो ये आर की वैल्यू और ये साइन थीटा की वैल्यू। ऊपर से मिटा दूंगा ये थ्योरी। चूंकि बायो सावर्ट के नियम से डीएल अल्पांश में प्रवाहित धारा डीआई के कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। dl अल्पांश में प्रवाहित धारा di के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, dB इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू 0 IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, तो दोनों के मान साइन थीटा की जगह पर कॉस थीटा लिखना है और उसकी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर सेक बीटा। तो dB इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 आई डी एल कॉस बीटा अपॉन आर सेक बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो एक जो डी एल ये आ रहा था ना, टेन बीटा इज इक्वल टू आर, ये वाला, यहाँ से एल इज इक्वल टू कितना आएगा, आर टेन बीटा, तो डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर बीटा डी बीटा। ठीक है, इसी में आगे लिख लो, डी एल इज इक्वल टू कितना आएगा, आर सेक स्क्वायर बीटा डी बीटा। इसकी भी वैल्यू रख दो, यहीं पे रख दूँ डी एल का भी। चलो दूसरी स्टेप में दोबारा बताऊं, अरे देखो कुछ भी नहीं किया है, ये वाले ट्रायंगल से एक तो मैंने थीटा लिखा था, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस बीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस बीटा, उसको कॉस बीटा लिख दिया। ठीक है, एक तो ये वैल्यू निकाली थी, दूसरा टेन बीटा और कॉस बीटा के मान निकाले। टेन बीटा कितना आएगा एल बाई आर आएगा, टेन बीटा का वैल्यू एल बाई आर, यहाँ से एल ले लिया, वो कितना हो जाएगा आर टेन बीटा। अब डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर टेन बीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर बीटा डी बीटा। एक कॉस बीटा का वैल्यू निकाला था, कॉस इज इक्वल टू कितना आएगा, आधार बटे कर्ण से कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आर बटे कॉस बीटा, वन बाई कॉस बीटा को सेक बीटा लिख दिया। अब ये तीनों मान इस बायो सावर्ट के नियम में रखने हैं, साइन थीटा का, डीएल का और आर का। ठीक है, तो डीएल का वैल्यू है आर सेक स्क्वायर बीटा डी बीटा। आर सेक स्क्वायर बीटा डी बीटा कॉस बीटा अपॉन आर सेक बीटा का होल स्क्वायर। तो ये सेक स्क्वायर बीटा से सेक स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो अब क्या बच रहा है, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू 0 आई बाई आर कैपिटल और अपॉन में एक सेक बीटा भी तो बचेगा, अच्छा वो तो कैंसिल हो गया, कॉस बीटा डी बीटा। ठीक है, तो म्यू 0 आई बाई एक आर बचेगा, सेक स्क्वायर बीटा से सेक स्क्वायर बीटा कैंसिल, कॉस बीटा और डी बीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र है इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस अल्पांश डीएल। अब हमें निकालना क्या है, इस पूरे परिमित लंबाई के कारण, तो परिमित लंबाई के लिए देखो ये वाला जो एंगल है ना, इससे नीचे है बीटा 2 और ऊपर कितना है बीटा 1, तो बीटा 2 से लेके बीटा 1 तक करना है हमें डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जो नीचे है ना उसको, क्योंकि ये एंगल इस दिशा में बन रहा है इस तरीके से, तो इसको लिखेंगे माइनस बीटा 2 से बीटा 1। ठीक है, अतः संपूर्ण परिमित लंबाई के, संपूर्ण परिमित लंबाई के 4 पाई क्या लिखा है, अच्छा अच्छा,
अतः संपूर्ण परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसके लिए क्या करना है, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे -β2 से β1 तक। तो dB इज इक्वल टू μ0 I/4 cos बीटा d बीटा, ठीक है, -β2 से β1 तक, ठीक है। तो इसका dB का समाकलन, डिफरेंशिएशन का समाकलन तो वही आ जाता है b, और μ0 I/4 कांस्टेंट है, cos बीटा का क्या होता है, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, cos बीटा का सिर्फ साइन बीटा होता है, -β2 से β1, लिमिट लगा दो, ठीक है। तो b इज इक्वल टू μ0 I/4 साइन β1 माइनस साइन -β2, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, dB इज इक्वल टू μ0/4 IDL साइन थीटा अपॉन r², ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो r² की मैंने वैल्यू रख तो दी, अच्छा एक r बचा, ठीक है। तो साइन β1 माइनस β2, हाँ अब देखो इसमें एक स्टेप और आ जाएगी, देखो अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट, और साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 I/4 r साइन β1 प्लस साइन β2, ठीक है। तो ये होता है आपका किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विभव किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब मैंने आपको जो बताया था ना, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान कितना आया था, अनंत लंबाई के μ0 I/2πr, μ0 I/2πr, ये था अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण, और ये है किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण। अब इसको प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये कोई परिमित लंबाई का है, इसको मैंने मान लिया अनंत लंबाई का, ठीक है। तो अनंत लंबाई का होगा उस केस में इस तरीके से मान लिया, ठीक है। तो ये β1 एंगल कितना हो जाएगा, वहां से जैसे अब यहाँ से करूंगी एंगल, जैसे यहाँ पॉइंट है कोई, ठीक है, तो उससे β1 बढ़ेगा, फिर अनंत तक जाऊंगी, फिर और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, β1 इज इक्वल टू 90 तक, ठीक है। नीचे क्या होगा, β2 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो परिमित लंबाई का होगा तो β1 और परिमित अनंत लंबाई का होगा तो β1 β2 का मान कितना हो जाएगा, 90। तो साइन 90 और साइन 90 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, यही आ जाएगा, ठीक है। यदि चालक तार अनंत लंबाई का है तब β1 इज इक्वल टू β2 इज इक्वल टू 90, अतः समीकरण 4 से b इज इक्वल टू μ0 I/4πr साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा μ0 I/2πr।
म्यू 0 I बाई 2 पाई आर। तो पहला अनुप्रयोग तो आपका हो गया ये। अब दूसरा अनुप्रयोग है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। याद है वैसे आपको, मैंने करवा तो दिया वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर के नियम से करवाया क्या? करवा दिया। मैं मना करती हूँ तो नहीं करवाया, नहीं करवाया। अनंत लंबाई का करवाया था, फिर परिनालिका टोरॉइड का करवाया है, और हाँ तो ये नहीं हुआ। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहले तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र होगा कहाँ? वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारावाही प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? केंद्र पर, तल के लंबवत, दाहिनी हथेली के नियम से। जैसे इसमें इस तरीके से धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ते हैं तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो सेंटर पर, तल के लंबवत, इस तरीके से होगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली मतलब कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इसकी त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर है। माना आर त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली में, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। अतः चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर, तल के लंबवत होगा, लंबवत होगा, ठीक है। तो अब इस वृत्ताकार पथ में आप कोई अल्पांश ले लेते हैं डीएल, ठीक है। वृत्ताकार पथ में आपने अल्पांश ले लिया डीएल, इस डीएल में प्रवाहित धारा मान लीजिए डीआई है, ठीक है। तो इस डीआई धारा के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? डीवी, ठीक है। वृत्ताकार पथ में किसी अल्पांश, वृत्ताकार पथ में किसी अल्पांश डीएल में प्रवाहित धारा, डीएल में प्रवाहित धारा डीआई के कारण, माना केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी, तो बायो सावर्त के नियम से डीबी इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू 0 आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आर हम यहाँ पर कैपिटल आर ले सकते हैं क्योंकि डीएल से दूरी हर पॉइंट पर कितनी होगी? कैपिटल आर ही होगी, ठीक है। तो कैपिटल आर स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, 4 पाई रह जाता है बार बार, म्यू 0 आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ साइन थीटा किसके बीच एंगल था?
साइन थीटा कौन सा एंगल है? इसको मैंने वेक्टर रूप में भी लिखवाया था ना, क्या था वेक्टर रूप में? म्यू 0 आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म में लिखा था वैसे तो डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप था, फिर आर कैप को लिखा था आर वेक्टर अपॉन आर, तो नीचे तो 4 पाई आर क्यू आया था। इसका मतलब साइन थीटा किसके बीच एंगल है? डीएल व आर के बीच में। आर यहाँ पर अब कैपिटल आर ही हो गया, डीएल और आर। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पर डीएल ऐसे है और आर कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर 90, तो आर और डीएल के बीच में एंगल कितना होगा? 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? 1। ठीक है, यहाँ थीटा डीएल व आर वेक्टर के मध्य कोण है। ठीक है, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो डी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू 0 आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये डीएल अल्पांश में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, तो कुल निकालने के लिए क्या करना होगा? कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए इसका समाकलन करेंगे, या फिर डीएल की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ? पूरा 2 पाई आर। ठीक है, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ऐसे लिख लो यहाँ पर। अतः संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, समाकलन कर देंगे तो dB का समाकलन इज इक्वल टू बी, और dl का समाकलन होगा इधर, क्योंकि म्यू 0 आई 4 पाई आर स्क्वायर सब क्या है? कांस्टेंट है, त्रिज्या भी तो कांस्टेंट है। dl का समाकलन होगा पूरे उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? म्यू 0 आई 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार रिजॉइन करो।